हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द नीट के लिए एक जबरदस्त सीरीज, जहां पे हम चर्चा करेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर पर। चलिए देखते हैं आज का टारगेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे मैं आपको बहुत ही सावधानी से बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है। 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आपके पेपर में ये दिखाई दे ही जाते हैं। तो जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे छूट ना जाएं, कहीं कुछ इस टाइप के आपके टॉपिक छूट ना जाएं। ठीक है, बस इस वीडियो का बनाने का पर्पज भी यही है, इसलिए हमने इसकी लेंथ भी बहुत छोटी रखी है। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स पता नहीं नीट को बहुत प्यारा लगता है, और मैं देख क्या रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देख रहा था, तो भाई ये क्वेश्चन समझ लो, ये वाला, ये जो पर्टिकुलर चीज लिखी गई है ना, ये कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुके हैं वो। और इसमें वो क्या पूछते हैं, देखो आपको देख के समझ में आ रहा होगा इनके आइसोमेरिज्म के बारे में कि सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा। तो कभी कभी ये पूछते हैं कि सिस बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो। फिर क्या पूछते हैं, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन एक बार कृपया कर लेना, जो भाई मैंने बोला है आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। Which one of the following complexes not, पहले देखो ऐसे सवाल आए तो not लिखा है, मार्क करो। Expected to have isomerism, ऐसे सवाल आते हैं भैया, कौन सा ऐसा जिसमें आइसोमेरिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है। और इनमें कैसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन कैसे बनाते हैं, MA3B3 टाइप। इनमें अक्सर ऐसा चीज जरूर डालते हैं, MA3B3 टाइप, है ना। तो आप देखोगे कि इसके क्या बन जाएगा, फेशियल एंड मेरिडियनल 2 बन जाते हैं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके 2 दिखाई देते हैं। और यही नहीं, पर्टिकुलर एक चीज और बताता हूं, ये जब पूछते हैं वो तो एक चीज और ऐड कर लेते हैं कभी कभी। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि जो फेशियल और मेरिडियनल ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, क्या इनकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो आप निकाल के चेक करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं मिलने वाला होता है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, चाहे इसका फेशियल हो चाहे इसका मेरिडियनल हो। समझ में बात आ गई ना? तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो, हाँ यही है, ये भी एक तरीके का। ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। और एग्जांपल कैसा है, कुछ इस तरीके का एग्जांपल वो लेते हैं, CONS3 थ्राइस एंड Cl3। क्लियर है मामला? आइए अगला देखते हैं। नॉमेनक्लेचर पे भैया कुछ भी पूछा जाएगा, मुझे पूरा भरोसा आप करके आओगे, बट अगर आप हड़बड़ाए नहीं तो गलती होनी ही नहीं है आपसे, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज होती है जहां से टीचर पढ़ाना शुरू करता है और आपको भी बहुत मजे आ रहे होते हैं, क्योंकि आता है, आसान भी होता है ना। इनको आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप गलती कहां करते हैं बताता हूं। ये आयन के फॉर्म में है, तो नाम में आयन शब्द जरूर आना चाहिए, है ना। कई बार मैंने मतलब बच्चे आते हैं मिलने, तो भैया मैंने तो सही करा था, ये दिक्कत कहाँ से आ गई, तो हम बताते हैं भैया ये काहे छोड़ के आ गई, है ना। यहाँ पे आयन लिखा है तो नाम लिखने के बाद लास्ट में आयन जरूर आना चाहिए। ठीक है, वो तो ऐसा ऑप्शन बनाएंगे ना भाई तुम थोड़ा सा फंसो। या देखो न्यूट्रल है तो इसमें नहीं आएगा, लास्ट में सिर्फ क्लोराइड तक नाम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है, मैं शक नहीं है आप पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। सबसे सिंपल चीजें क्या पूछते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। अब इन सब में आप पारंगत हो चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं कैसे निकालते हैं। अब ये भी बताता हूँ गलती क्या करके आते हो। ऐसे पूछेगा, मान लो कोई M ले लिया, फिर लिख देगा En ट्वाइस, और फिर लिख देगा C2O4 समथिंग, ऐसा करके कुछ लिख देगा। ठीक है जी, जनाब समझ रहे हैं आप? तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा, पूछेगा कि बताइए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो हमें तो आदत है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मेटल के किनारे कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आते हैं, यही हम यूजुअली पढ़ते हैं। तो हम क्या सोचते हैं भैया, देखो 2 और ये रहा 3, जबकि हमें क्या सोचना है, डेंटिसिटी के हिसाब से चेक करना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेरे भाई, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लिगेंड। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा भैया, बताइए, एक बार करके देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, En की डेंटिसिटी 2 है, बाइडेंटेट है ना, तो बाइडेंटेट है इसलिए 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर भैया 2 बार है, अच्छा जी, प्लस ऑक्सलेट 1 दिख रहा है हमें, 1 ऑक्सलेट है लेकिन ये बाइडेंटेट है, तो अभी जोड़ के कितना लग रहा है, 6। ठीक, और एक बात और बताता हूं, जो भी पेपर में आता है कहीं ना कहीं वो या तो 4 का पूछते हैं या तो वो 6 का पूछते हैं। तो 4 या 6, कभी कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो एक बार सावधानी से चेक कर लेना ऑप्शन को, है ना, कुछ और भी आ जाए इसके अलावा तो। ठीक है जी, मैग्नेटिक मोमेंट, भैया देखो ये तो मजा आ रहा होगा इसको निकालने में भी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। पूछेगा कि हमारा पास एक भैया मेटल है, मेटल की खुपड़ी मान लो 3+ है, ऐसा कुछ सवाल बना दिया, और बोलेगा कि वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है
37 बोर मैग्नेटॉन है, ठीक है, कुछ ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप क्या समझ लीजिए कि ये जो नंबर लिखा है उसमें पॉइंट के आगे जो कुछ भी नंबर लिखा है यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये है क्या √3 के बराबर। और ये कैसे लिखा जाता है भैया, 1 + 2 बोर मैग्नेटॉन, ये तो पढ़ाई होगा Nn+2, ठीक है जी। तो यहां से आपको क्या जानना है कि 1 वाली बात पकड़नी है, ऐसा कुछ भी दे 5.9 समथिंग, तो आप समझिए 5 वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और कभी कभी वो इनके बारे में पूछेगा कि कौन सा मेटल है वो बता दीजिए, निकाल ले जाएंगे। आइए अगला देखते हैं, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द क्रोमियम 2+। अब देखिए क्रोमियम 2+ से आपको पता चल जाएगा कि ये D4 है, ठीक है। तो आप इनके क्या करिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो भैया अगला बन सकता है ना, वो क्या करेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कुछ लिगेंड्स लेगा और उसके ऑर्डर बना करके आपको पूछ लेगा। यूजुअली बच्चे ये जानते हैं कि कार्बन डोनर्स का ज्यादा, मतलब कार्बन डोनर्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हेलोजन डोनर। लेकिन वो जो सल्फर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो फंसा देते हैं। कैसे आता है, ऐसा लिखा रहता है, सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव और एक होता है NCS नेगेटिव। इसी 3 में बच्चा कंफ्यूज होता था, ध्यान रखेंगे इसको भैया, यही वो है जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बाकी तो आप पारंगत हैं, मजेदार तरीके से आप लिख ले जाते हैं, ठीक है, ओके। और एक बात और, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बच्चे ने, मतलब ऑफलाइन पढ़ाता था मैं बहुत सावधानी से ये बताता था कि भैया देख, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब भी आए तो इसको ध्यान रखना कि F नेगेटिव ग्रेटर देन, है ना, FCl नेगेटिव, Br नेगेटिव, फिर आता है I नेगेटिव, इस तरीके से, है ना। बच्चा इसको उल्टा याद करके पहुंच जाता है कि भैया I नेगेटिव का ज्यादा, फिर Br नेगेटिव। भैया ये किसका ऑर्डर लिखा है मैंने, लिगेंड्स के डेल्टा नॉट। समझ बात आ गई, तो ये गलती ना हो, एक तो ये ना हो और एक ये गलती ना हो, तो आप बच जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं बच जाएंगे, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ मतलब डेल नॉट से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए VBT पर चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा भी कुछ। देखो VBT क्या, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एक तो ये पूछते हैं कि भैया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है ना, पहले इसी पे चर्चा कर ली क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पर चर्चा कर ले। तो देख मेरे भाई, होता क्या, आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे D कौन सा है, अक्सर आपको 4D देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे क्या, D2sp3 में जो D लगा है वो 3D सीरीज का है, D है। बात समझ में आ गई है, मतलब 3D ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडेशन में गया हुआ है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में भैया हाइब्रिडेशन ये होता है, पहले तो ये पता हो। और हाइब्रिडेशन एक क्वेश्चन ये होता है जो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो इन सब के लिए यार मैंने ट्रिक पढ़ाई हुई है, अगर आप चाहें तो भैया देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है इस चैनल पे, या आपको जेई वाला में मिलेगा। कैसे देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मंजिल बैच सर्च मारिएगा, उस पर टाइम्स के हिसाब से चले जाइएगा। अरे यार समझदार हो, उंगली खींचते हुए जाना, समझ में आ जाएगा VBT कहाँ आया है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, अगर चाहते हो, अदरवाइज आपने पढ़ा होगा, इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन भैया बहुत प्यारा है, क्या क्या क्या, ये रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम इज एडेड टू अमोनिकल निकल। भैया ये बहुत पूछते हैं, बहुत लिखेंगे NiDMg ट्वाइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं सुना, देखा, पढ़ा लिखा जरूर होगा, है ना। आप पढ़ते हैं रेड रोजी कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसे पढ़ते हैं ना, रेड रोजी कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब रोज के कलर का, जो आपका गुलाब है भैया उस कलर का यहाँ पर क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। कभी कभी रेड रोजी लिखा रहता है, कभी कभी रोजी प्रेसिपिटेट, कभी कभी रेड प्रेसिपिटेट लिख करके शब्द आएंगे। और इनका स्ट्रक्चर बनाना आपको कायदे से आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आनी चाहिए, किस तरीके का इंट्रैक्शन समझ में आना चाहिए, निकल वहां पर स्क्वायर प्लेनर दिखता है वो बात समझ आनी चाहिए। कर ले जाएंगे, 2 लिगेंड होते हैं और DMG पर क्या नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, इनके बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन मतलब NCERT ने लिखा है, तो भैया ये जान लीजिए कि आपके पेपर का ये जान है। ये भैया गलती मत करके आना यार, बहुत पढ़ाते हैं भैया मास्टर्स मेहनत कर करके कि कौन इसमें से क्या है जी, कौन टेट्राहेड्रल है, कौन सा इसमें से स्क्वायर प्लेनर बन पाता है ना, कहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेंगे और कहाँ पर पेयर्ड मिलेंगे, कृपया इन पर चेक कर लें एक बार, कहीं गलती तो नहीं हो रही आपसे, है ना। आइए अगला देखते हैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, निश्चित रूप से महारत हासिल होना चाहिए। वैसे मैं पीछे एक बार बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं,
थोड़ी सी बात समझने वाली बताने वाला हूं। जैसे D0, D1, D2 और D3, यहां इन तीनों में तो गारंटी है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये गारंटी है कि अगर किसी भी मेटल में D0, D1, D2, D3 आ रहा है तो भैया जी वहां पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएंगे उस वाले। ऐसे नहीं समझ पाओगे तो भैया डिब्बा बना के बता रहा हूं। देखो इधर देखो, चलो 1 2 3 4, ठीक। अब मान लो ये 3D है, अगर 3D 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मेरे भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां से क्या करना है, एक ये और S 4s का 30, मतलब ये थर्ड हो जाएगा, और 4p, तो 3 4 5 6, ये कौन है भैया 4p। तो देखो मैंने क्या किया, अगर यहां 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3D का ये इनर ऑर्बिटल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। D1 कर लिया तब भी ये दो मिल जाएंगे, D2 कर लिया तब भी ये दो मिल जाएंगे, D3 कर लिया तो 1 2 3, लेकिन बाद के दो ऑर्बिटल तो खाली है ना, तो हाइब्रिडेशन में ये जाएंगे। तो यहां पर बिना कुछ ज्यादा चेक किए आप आंख मूंद के बोलो कि भैया ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो गारंटी है मेरे भाई। अच्छा ये बात है। हाँ इधर आओ इधर समझो। चलो इधर देखो, सब लोग देखो क्या बता रहा हूं मैं भैया। D7, D8, D9, D10, इनमें तो गारंटी है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, और यहां की तो गारंटी है हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा। समझ तो गए होंगे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि D7 करने पर मान लो ये 3D है, 1 2 3 4, अगर ये क्या है, ये 3D है, तो समझें 7 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 भरना था मेरे भाई, 7 भरना था। अभी तो मैंने कहीं पेयरिंग नहीं करवाई हुई, ऐसे भरता गया। अगर पेयरिंग वाला भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। लेकिन क्या 3D के 2 d ऑर्बिटल खाली है हाइब्रिडेशन के लिए? नहीं। इसका मतलब 3D जो है अपना d ऑर्बिटल नहीं दे रहा, इसका मतलब 4D वाला लेना पड़ेगा। तो भैया जी sp3d2 आएगा। तो इन सब में गारंटी। सर ये बीच वाले का खेला आपने समझाया नहीं है, कुछ लोचा है गुरुदेव, इनका तो आपने कुछ नहीं बोला। अरे डिब्बे में कौन आ रहा भैया, कौन आ रहा जी? तो ये आएगा D4, D5, D6। यहां पर लॉजिक लगेगा क्रिस्टल फील्ड थियरी का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। इन पे यहां से लगा के देख लेना, इन पे और इन पे तो चेक ही मत करना जी, चेक करना तो सिर्फ इन्हीं 3 पर। टाइम बचेगा, टाइम किल नहीं होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जवाब समझ में आ रहा ना जनाब? आइए CFT देखते हैं क्या है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछते हैं कि मतलब कि EG एंड T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यार आप माहिर हो, अब मैं मान के चल सकता हूँ। लो स्पिन हाई स्पिन है ना, लो स्पिन का मतलब क्या हुआ भैया, कहीं ना कहीं वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। हाई स्पिन का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वहां पे वीक फील्ड लिगेंड होगा, तभी आपको हाई स्पिन देखने को मिल रहा है। डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में वो पूछते हैं, तो इन सब शब्दों पर ध्यान दें। हाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर लें, इन पर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, पेयरिंग एनर्जी। कई बार भैया कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है एग्जाम में बच्चों को कि डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी और डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये बात ही समझ में नहीं आती। अरे जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो क्या पेयरिंग कराना चाहोगे? अरे ऐसे समझो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अरे तुम कम इन्वेस्टमेंट में अपना धंधा करना चाहोगे ना, तो जब पेयरिंग कब होती है, जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है। डेल नॉट ज्यादा होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके वहीं नीचे आ जाता है जी, तो पेयरिंग एनर्जी के कम होने पर पेयरिंग होगी। अरे रिश्तेदारी तब अच्छी लगेगी जब इन्वेस्टमेंट कम नहीं लगे और आराम से रिश्तेदारी हो जाए, समझ रहे हो जी? हाँ तो ये गलती मत करके आना। बस आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए है, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए। उस पेपर में जाके पता नहीं कुछ तो लोचा होता है इनके बारे में, तो भैया इसको क्लियर करके जाओ कि पेयरिंग एनर्जी लगने वाली एनर्जी है। कई बार बच्चा सोचता कि ये निकलने वाली एनर्जी, वहीं उससे फ्लॉप होता है मामला, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव फॉलोइंग एनर्जी। हाँ एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो क्या होगा मैं बता देता हूं कैसे पूछता है वो।
वो जो प्लस पेयरिंग एनर्जी वाला लोचा है ना, उसमें दिक्कत है। जैसे मैं D6 का क्वेश्चन करवाता हूं, यहां देखो तो करना कैसे है, करना कैसे, हम पेपर में धड़ाधड़ ऐसे बनाते, देखो मैं जानता हूं ना कि बच्चा कैसा सोचता है, तो ऐसे लिखते EgT2G, फिर क्या करते हैं, भरते हैं। भैया वही तो कहा गया है कि ये तो लो स्पिन है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं, लो स्पिन कराने, मतलब कि पेयरिंग करवानी है। जब ओपन रहेगा स्पिन तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो हाई स्पिन हो जाता है। हाई स्पिन का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन का मतलब कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल। 6 भरने, तो आप क्या करना, 2 3 4 5 6, 3 पहले थे, 3 अभी भर दिए, 6। तो D6 को हमने इस तरीके से भर दिया। पता क्या करते हो आप कहते हो देखो इसका आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल ले जाओगे, फिर कहोगे +3p, जो भी वैल्यू आई एनर्जी उसके बाद आप +3p पेयरिंग एनर्जी आप 3 बार लिख देते हो। जबकि गलती क्या पता है, क्योंकि आपने ये चीज मिस कर दी। आप हमेशा मैं कह रहा हूं ये आदत डालिए कि पहले ये 5 d ऑर्बिटल बनाया करिए, फिर आप उनको इस तरीके से ब्रेक किया करिए। कृपया ऐसा करें, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, अब बनाने पर क्या पता चलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6। तो D6 जब नॉर्मल मेटल की तरह था तब तो भैया जी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से था जहां पर पहले से ही एक पेयरिंग है। जब पहले भी पेयरिंग है एक, तो भैया जी यहां से एक पेयरिंग को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बाकी के 2 के लिए आपको एनर्जी क्या करनी है, लगानी पड़ेगी। तो भैया +2p लिखोगे, क्योंकि यहां भी पेयरिंग है तो यहां तो है ये एक, तो छोड़ो, तो बाकी 2 बचे, तो यहां पर +2p आएगा। जो भी इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना उसमें +2p जोड़ देना, कहानी सिंपल हो जाएगी। समझे ना? हाँ सर, अब लग रहा है कि गलती ना करें हम। हाँ, वर्नर थ्योरी में क्या आएगा वो भी बता रहा हूं, यही आएगा अगर आएगा तो। अक्सर वो क्या पूछ रहे हैं, COCl3.6NH3, फिर ये 5, फिर 4, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। एग्जैक्टली हूबहू क्वेश्चन है। CrCl3.6NH3, फिर लिखा रहेगा 5NH3, फिर लिखा रहेगा 4NH3, फिर लिखा रहेगा 3NH3, बस कोबाल्ट की जगह क्रोमियम आ जाएगा। और खेल वही है कि हमने क्या किया, AgNO3 का एक्सेस लिया, तो बताइए कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट आएंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको या तो इस पे मिलेगा। अच्छा जी सर यही आएगा, हाँ भाई। एक क्वेश्चन और देखो, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 एडेड टू दिस सॉल्यूशन। अब उन्होंने एक क्वेश्चन थोड़ा कठिन करने की कोशिश करी, लेकिन आपको पता है ये किसके लिए लिखा गया है, ये देखिए ये है कॉम्प्लेक्स। आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो आपको क्या मिलने वाला पता है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। बता रहा था मैं, क्रोमियम का क्लोराइड हो सकता है, ऐसा बनाएंगे। फिर वहां से आपको पता चलेगा अच्छा ये इसका कंसंट्रेशन है, अगर ये इसका कंसंट्रेशन है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो AgNO3 के साथ कितना प्रेसिपिटेशन होगा, ये भी बात पता चल जाएगी, कितने मोल का प्रेसिपिटेशन होगा। समझ गए ना जी? हाँ सर, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने भैया इसी चैनल पर करा रखा है 1.5 घंटे के अंदर, कृपया उसको जाकर देख लें। मैं कह रहा हूं उन्हीं से पेपर बनेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। आयनिक कंडक्टिविटी किसका ज्यादा आएगा, अरे भैया उसको क्या करिए, पानी में डालिए, नंबर ऑफ आयंस चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ आयंस चेक कर लीजिए, दैट्स इट, कहानी खत्म हो जाती है ना। जैसे देखिए क्या होता है, अक्सर आपको ऐसा मिलेगा, जैसे डिब्बा है, इसी खोपड़ी पे 3+ रहेगा, साथ साथ आपको ऐसे 3Cl नेगेटिव, या यहाँ पे 2+ रहेगा तो 2Cl नेगेटिव। तो वहां पर क्या गलती करते हैं आपको बताता हूं। आप एक बॉक्स ये गिनते हो और एक कहते हो Cl नेगेटिव, जबकि वहां नंबर ऑफ आयंस गिनने हैं। तो एक तो ये हो गया और 3 ये है, 3, तो टोटल 4 आयंस मिले पानी के अंदर, अगर कुछ इस तरीके का कंपोजिशन वहां पर देखने को मिला तो। बात समझ में आई है? यस। अगला क्या भैया, कलर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ ये पूछेंगे वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो भैया पहले ये कंफ्यूजन खत्म करो कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जो हमारी आंखों पे दिख रही है, उसी का उल्टा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करना, सुनना ध्यान से, गलती कहां करते वो बता रहा हूं मैं। अब होता क्या है कि मान लो कि डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा, मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, अगर कहीं पर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई मतलब वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी के वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होगा, तो उस समय भैया लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब होना होगा। ये बस बात ख्याल रखना, ये एब्जॉर्प्शन का है। अगर एब्जॉर्प्शन का ऐसा है तो बताइए लैम्डा क्या ज्यादा आएगा, जो कि इमिशन होगा। यस सर, समझ बात आ गई? यस, तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो लैम्डा इमिशन का भी है।
समझ में आ गई। लेकिन लैम्डा एब्जॉर्प्शन और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसके अगर रिलेशन की बात करें तो उल्टा रिलेशन आएगा, E बराबर SC बाई लैम्डा। बचपन से सिखाया गया, 55 की उम्र में आ चुके हैं अभी फिलहाल। ठीक है जी। अब क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सर हम तो बहुत छोटे हैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली छोटे हैं आप, है ना। आइए देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्वेश्चन आता है, वही कि भैया ये बताइए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, या मेटल और कार्बन का कहां पे ज्यादा है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। अब एक क्या, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब जानते हैं जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में इंटरेक्शन है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, RMgX, वहां पर सब सिग्मा बॉन्ड रहता है। RMgX सुना है ना, नाम तो सुना ही होगा भाई, RMgX ऐसे रहता है। ठीक है भी, ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऐसे क्वेश्चन बन मिल जाएंगे। अगला क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, वही बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कृपया एक बार करके जाएं। ठीक है, तो बस बताने का मकसद ये है कि देखना इन्हीं से पेपर आएंगे। ठीक है, 1.5 घंटे का बन चुका है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हमने दिया है उस वीडियो के अंदर, कृपया उसको जरूर देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।